चलिए आज हम लोग 2020 का मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। उसमें 2020 का मॉडल सेट में कुछ जो क्वेश्चन है हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हुए जितना सिलेबस में है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए आप लोग का मॉडल सेट में क्या क्या पढ़ना है वो टोटल चीज़ें हम बताएंगे। आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है क्वेश्चन। आप लोग को यदि लगता है कि आंसर दे लेंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, ताकि हमको भी लगेगा कि वो यदि दे लेता है बच्चा तो अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ, और पता चलेगा कि आप इतना नॉलेज वाले हैं। और यदि नहीं है तो उसमें भी आप लोग बताइएगा कि सर ये कहाँ से आया, कैसे आया। कमेंट करके आप लोग बताता सर, जब वो कमेंट करके बताइएगा तो ताकि उसको हम अच्छी तरह से इम्प्रूव करके आप लोग को दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सके। तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो हम लोग को यहाँ लगता है कि हमारे बच्चे सब जानते हैं, लेकिन बच्चा के अंदर की खामियां क्या है वो पता नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसको हम विद डिटेल से 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल ले करके बता सके आप लोग को। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 2020 का मॉडल सेट, सेट नंबर 1 है। उसके बाद 3 सेट है, इसमें तीनों सेट का सॉल्यूशन करा देंगे आप लोग को। और ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जेक के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और कल जो एग्जाम है वो एग्जाम में फिर पीछे पलट करके नहीं देखना है, सिर्फ सीधा एग्जाम पे जाना है। जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेकर के और एग्जाम में जाकर के टोटल आंसर करके आना है, जिसमें एक बार में 40 के 40 टोटल हो जानी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ H2O इज। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 1 मोल। कोई 1 लीटर में डालते हैं या तो 1 ग्राम में रहता है तो उसे कहते हैं हम लोग मोलर मास। देखिए मोलर मास वाटर का पूछा हुआ है, तो वाटर का मोलर मास क्या होगा। तो आप लोग को कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। कार्बन का कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। नाइट्रोजन का कितना होता है 14। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23। कैल्शियम का कितना होता है 14। ये सब एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, जिससे आप लोग आसानी से किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मॉलिक्यूल का या तो किसी भी कंपाउंड का आसानी से निकाल लीजिएगा आप लोग मॉलिक्यूलर मास या तो मोलर मास। जैसे H2O की बात किया गया है तो देखिएगा H2O का क्या होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो 1 का 1 हुआ है कितना पीस 2 पीस, 2 से गुना करेंगे। प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 2 + 16 इक्वल टू टोटल 18 ग्राम पर मोल। तो ये निकल गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास कितना है। कहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाटर का मोलर मास के साथ आंसर चला जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने वाला एक दिखाने वाला। तो ये जो पूछा हुआ है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो पूछा हुआ है वो थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहां इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग का प्रोटॉन का पूछ दे या तो न्यूट्रॉन का पूछ दे, तो थोड़ा सा वो सब का भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज। कोई भी चार्ज उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है।
तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के साथ आंसर चला जाएगा। यदि पूछ ले रहता प्रोटॉन का तो किसके साथ आंसर जाना चाहिए था, 1 के साथ। यदि न्यूट्रॉन का पूछता तो किसके साथ जाता, 0 के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेन 1 मोल कहने का मतलब है कि वो एटम की बात कर रहा है। जब 1 मोल की बात करें तो 1 मोल इक्वल टू कितने एटम होते हैं अवेलेबल, कितने एटम अवेलेबल होते हैं, एवोगाद्रोज नंबर के बराबर होते हैं। के बराबर होते हैं, एवोगाद्रोज नंबर। एवोगाद्रोज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने कैलकुलेट किया था कि 1 मोल एलिमेंट हो या तो 1 मोल सबस्टांस हो, कोई भी सबस्टांस हो, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, एवोगाद्रोज नंबर के बराबर। और एवोगाद्रोज नंबर किसको बोला जाता है, तो देखिए एवोगाद्रोज नंबर आपका है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 10 के पावर 23। तो 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन कैपिटल ए से। लेकिन लिखने का तरीका ये है, एन ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एवोगाद्रोज नंबर। कितने होते हैं, 6.0222 इन्फिनाइट तक चलते जाता है, लेकिन उसका कोई गिनती नहीं है। तो हम लोग सिर्फ लेते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो कितने होते हैं, इतना। जहां ये मिल रहा होगा वहां आंसर चला जाएगा। तो बताइए 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेन कितना एटम, 6.0222 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम आर। नहीं, सेकेंड सेल, कौन सेल, सेकेंड सेल की बात किया है। तो सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर याद है आप लोग को, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2। तो ये मेरा रहा फर्स्ट सेल, ये रहा सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ। ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम, बताइए कौन सा ग्रुप के रहने वाला है लिथियम। तो आप लोग याद होगा, ट्रिक याद कराए थे आप लोग को जब क्लास में ले रहे थे उस समय, क्या क्लास में लिए थे, ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। कौन सा ग्रुप को, 1 को बोला जाता है। ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है, ग्रुप 2 को बोला जाता है अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अल्कली और अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक इन नेचर, मतलब क्षारीय नेचर में होते हैं, याद रखना है। तो कौन सा ग्रुप, ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं, ली, ना, का, रब, ससुर से फरियाद, ससुर से फरियाद। ग्रुप 1 की बात करें तो हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में आता है, लेकिन हाइड्रोजन का अभी तक कोई पोजीशन पता कर नहीं पाया है। तो मेटल की बात करें तो कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ग्रुप 1 में आता है कौन, लिथियम। तो लिथियम किसके साथ चला गया, ग्रुप 1 के साथ। कहां है ग्रुप 1, ये वाला होगा। मैग्नीशियम इज कौन सा ब्लॉक के रहने वाला है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पता चल जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंट्री मारा, इसीलिए ये कौन सा ब्लॉक का होगा, यस ब्लॉक का होगा। कौन सा ब्लॉक का, यस ब्लॉक का।
यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंट्री मार ले रहता तो वो पी सब सेल पी ब्लॉक कहलाता, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में मार ले रहता तो कहां कहलाता, डी ब्लॉक का कहलाता, और एफ में एंट्री मारता तो एफ ब्लॉक का। तो बताइए मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक के रहने वाला है, एस ब्लॉक के रहने वाला है। ये भी पूछेगा कि कौन सा पीरियड के रहने वाला है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए तीसरा सेल में एंट्री मारा, इसलिए ये थर्ड पीरियड के होगा। कौन सा पीरियड के, थर्ड पीरियड के होगा। कौन सा पीरियड के, थर्ड पीरियड के होगा। उसके बाद यदि बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बताइए इसमें कौन कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास अपवार्ड में लिखा जाता है 13, एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितना बच गया, बच गया 7, 7 बच गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या कितना मिल गया, 7 मिल गया हम लोग को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का एन एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 13 to 18, बताइए 13 से 18 लेकर के कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है। तो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। कौन स ब्लॉक, पी ब्लॉक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कौन सा ब्लॉक कहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक कौन सा ब्लॉक बोला जाता है, डी ब्लॉक बोला जाता है। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू, कौन सा पीरियड का। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हमको एलिमेंट भी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ क्या पता है, हमको सिर्फ पता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वो कौन सा ब्लॉक का होगा, कौन सा पीरियड का होगा, कौन सा ग्रुप का होगा, कौन एलिमेंट होगा, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 15 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 हो गया, और 12 और 3 और दे देंगे, कितना हो गया 15, 3p3 हो गया। आप मेरे प्यारे मित्र बताइए कि वैलेंस शेल इसका क्या आया, 3p3। तो देखिए वैलेंस शेल बताता है मेरा पीरियड, क्या बताता है, पीरियड बताता है। अच्छा ये लास्ट सबसेल जो बताया है, वैलेंस सबसेल क्या बताता है, वो बताता है ब्लॉक। क्या बताता है, ब्लॉक। और यदि ग्रुप पता करना है तो पी ब्लॉक का यदि होगा तो जोड़ना है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, तो हम लोग को ग्रुप पता चल गया, कौन सा ग्रुप के रहने वाला है 13। पीरियड कौन सा रहने वाला है, थर्ड पीरियड। कौन सा ब्लॉक के रहने वाला है, पी ब्लॉक के रहने वाला है। कौन सा ब्लॉक के, पी ब्लॉक के रहने वाला है। तो क्या पूछा हुआ है, बिलोंग्स टू विच पीरियड, तो कौन सा थर्ड पीरियड के बिलोंग कर रहा है। कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड के बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ बेरियम क्लोराइड। बताइए क्या आप लोग को पता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन पता है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू किसका निकालना है, BeCl2 का। तो ये मेरा सेंट्रल एटम है। कौन है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 V प्लस X माइनस C प्लस ये, जहां भी क्या बताता है, भी बताता है वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भी क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। एक्स क्या बताता है? मोनो इक्विवेलेंट, मोनो इक्विवेलेंट एटम बताता है। क्या बताता है? मोनो इक्विवेलेंट एटम, जिसका वैलेंसी एक हो उसकी संख्या लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी संख्या लिखा जाता है एक्स के साथ। सी क्या बताता है? नंबर ऑफ कैटायन। क्या बताता है? नंबर ऑफ कैटायन, कितना पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एनायन। क्या बताता है? नंबर ऑफ एनायन। सी क्या बताता है? नंबर ऑफ कैटायन। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एनायन बताता है। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जैसे किसका निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का ये ग्रुप 2 के रहने वाला है। कौन सा ग्रुप के रहने वाला है? 2 के रहने वाला है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 प्लस, बताइए हैलोजन एटम कितना पीस है? ग्रुप 17 को हैलोजन एटम बोला जाता है। जैसे मोनो इक्विवेलेंट एटम कौन कौन है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताइए क्लोरीन है, क्लोरीन मोनो इक्विवेलेंट एटम है, कितना पीस है? 2 पीस। तो हम यहां लिखेंगे 2। यहां यदि 3 रहता क्लोरीन तो 3 लिखते, यदि 4 रहता 4 लिखते, 5 रहता 5 लिखते, 6 रहता 6 लिखते, 7 रहता तो 7 लिखते। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक भी नहीं। इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है? एक भी नहीं। आप कैलकुलेशन करके बता दीजिए मेरे प्यारे मित्र। 2 2 कितना हो गया? 4 काट दीजिए, कितना मिल गया? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 2 मिल गया। अब हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन 2 निकल गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला? 2 निकल गया। बॉन्ड पेयर कितना है? जो बॉन्ड पेयर यहां संख्या रहता है उसी को हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। अच्छा, लोन पेयर हमको निकालना है, लोन पेयर रहने दीजिए, इधर ले आइएगा तो घट जाएगा और हो जाएगा लोन पेयर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? लोन पेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी बॉन्ड पेयर हमको कितना मिल गया? बॉन्ड पेयर मिल गया 2 और लोन पेयर कितना मिल गया? बॉन्ड पेयर मिल गया 2 और लोन पेयर क्या मिल गया हमको? 0। तो शेप क्या हो जाएगा इसका? ज्योमेट्रिकल शेप इसका हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या शेप हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। यानी इसका यदि हम स्ट्रक्चर दिखावें तो BeCl, इधर भी Cl, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर कौन चला जाएगा? आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ, लीनियर कहां मिला? लीनियर के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल सी इज, बॉन्ड ऑर्डर बताने बोला है H2 मॉलिक्यूल। तो 2 है एटम, एक एच एक एच, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 1s1, 1s2 नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 1s1 और यहां भी लिखेंगे 1s1। s में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। s में कितना ऑर्बिटल होता है? एक इलेक्ट्रॉन है तो हुंस रूल के पहला अनुसार क्लॉकवाइज भरेंगे और इसमें भी कैसा भरेंगे? क्लॉकवाइज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंडीशन इतना है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा। डिफरेंट क्या है?
कि एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी का होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी का होता है। लोअर एनर्जी नीचे वाला को बोला जाता है और हायर एनर्जी अपवर्ड वाला को बोला जाता है। तो बताइए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस N, कैपिटल N लिखिएगा, कैपिटल N लिखिएगा, Na, जो क्या बताता है? Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला को बोला जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी वाला को क्या बोला जाता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला को क्या बोला जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी को क्या बोला जाता है? एंटी बॉन्डिंग। तो हायर एनर्जी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ कहां है? नीचे। तो हम लिखेंगे 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 0। ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। यानी बॉन्ड ऑर्डर हमको कितना मिल गया? 1। यानी हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आंसर चला जाएगा 1 के साथ, यानी 1 बॉन्ड ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ सही होगा। आप लोग एक होमवर्क देते हैं, कमेंट करके बताइएगा वो होमवर्क क्या है। हाइड्रोजन नहीं और हीलियम का आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके बताइएगा। किसका? हीलियम का बताइएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो फिर वही बात आ गया, हाइब्रिडाइजेशन की जहां बात किया हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए निकालेंगे, सेंट्रल एटम सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले चेक कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला जानते हैं? 1/2 V प्लस X माइनस C प्लस A। ये है क्या? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। V है ये क्या है? V है ये V बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो मेरे प्यारे मित्र इसमें बताइएगा कि सेंट्रल एटम कौन है? ये ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। क्या है? ये ऑक्सीजन है मेरा सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। क्यों? कौन सा ग्रुप के रहने वाला है? 16 के। ओह सचिन से तेज पोलाट, यदि ग्रुप 15 का होता तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था? 5। 17 का तो कितना? 17। और 18 का होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। तो ये ग्रुप 16 के रहने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। बताइए हाइड्रोजन कितना पीस है? 2 पीस। यहां 2 लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, क्या लिखेंगे? 0। 1/2 6 और 2 कितना हो गया? 8। कट गया, कितना बच गया? 4। यानी इसका हाइब्रिड यदि निकालें हम तो हाइब्रिड हम लोग का निकल गया, हाइब्रिड निकल गया S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल। आप लोग इसका शेप बता दीजिएगा कि इसका शेप क्या होगा, यहां शेप इसका बता दीजिएगा, शेप क्या होगा। सो हाइब्रिड क्या निकल गया? sp3। तो कहां है sp3? sp3 कहां मिला आप लोग को? आप लोग को sp3 मिल गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। उसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2, बॉन्ड पेयर की संख्या, लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर की संख्या। तो देखिए यहां जो मॉलिक्यूल रहता है जितना पीस, जैसे यहां पूछेगा बॉन्ड पेयर की संख्या कितना है? 2। मीथेन में पूछता कि बताइए इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कितना है? तो इसमें 4, इसमें कितना है? 2, यहां कितना है? 2। तो बॉन्ड पेयर की संख्या किसके साथ चला जाएगा? 2 के साथ। बॉन्ड पेयर कितना मिल गया? 2 मिल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन और कौन कौन नहीं पढ़ना है? हाँ ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये थर्मोकेमिकल का है,
इसलिए थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है। बताइए, इसमें बोल रहा है द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, ये कंबसन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंबसन। तो पूछ रहा है इन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो हम लोग जानते हैं कि मिथेन गैस, इथेन गैस, ब्यूटेन गैस, पेंटेन गैस, कोई भी गैस रहे तो वो क्या होता है, जलना पसंद करता है, जिसको हम लोग कंबसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? कंबसन रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसका पूछा हुआ है इंट्रोपी। तो आप लोग को इंट्रोपी बताए थे कि जितना मॉलिक्यूल मूव करता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल इट रैंडमली मूव करता है, उतना ज्यादा उसका इंट्रोपी ज्यादा होता है। तो आप लोग को ये भी बातें की थी कि सॉलिड का मॉलिक्यूल सबसे कम मूव करता है, इसलिए इसका इंट्रोपी सबसे कम होगा। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा मूव करता है लिक्विड का, तो थोड़ा सा इंट्रोपी ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस मॉलिक्यूल का। तो देखिए यहां क्या बता रहा है, गैस, गैस से किस में चला जा रहा है? सॉलिड में। गैस से किस में जा रहा है? ये लिक्विड लिखा हुआ, वन यहां नहीं लिखा हुआ, यहां एल लिखा हुआ है। लिक्विड से किस में जा रहा है? सॉलिड में। तो सॉलिड का मान लीजिए लिक्विड से जा रहा है सॉलिड में, तो इसका एंट्रोपी घट जाएगा। और घट जाना मतलब कौन सा साइन दिखाते हैं? नेगेटिव में। यदि लिक्विड से कहता कि गैस में जा रहा है तो गैसेस मॉलिक्यूल और तेजी से मूव करता है, और तेजी से मूव करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका एंट्रोपी बढ़ गया होगा। और उसको कौन साइन दिखाते हैं? पॉजिटिव से। तो हम लोग का आंसर किसके साथ चला गया? नेगेटिव के साइन के साथ, यानी आंसर चला जाएगा दूसरा नंबर के साथ। जब भी बतावे जी कम हो जीरो से, तो उस कंडीशन में यानी डेल्टा जी नेगेटिव की ओर जा रहा हो, तो वो रिएक्शन सीधा सीधी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अगला नंबर, द वैल्यू ऑफ पीएच दिया हुआ है आपका, एक सॉल्यूशन दिया हुआ और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर। बहुत इजी है। तो आप लोग जानते हैं POH इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, माइनस लॉग कंसंट्रेशन OH का कितना दे दिया गया है? 0.1। कितना दे दिया गया है? 0.1। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? एक जीरो, यानी मेरा फॉर्मूला बैठ गया ये A/B के रूप में। 1/, क्या मिल गया? 10। यदि आप लोग को इस तरह के 1/10 के रूप में रहे लॉग में, तो उसका फॉर्मूला होता है, यदि लॉग A/B के रूप में रहे तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग A माइनस लॉग B, यानी अपवार्ड वाला को ये माने हैं और नीचे वाला को B माने हैं, तो ये माइनस B। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे? देखिए, बताइए वैल्यू क्या होता है? इसको सबसे पहले तोड़ करके लिख दीजिए, लॉग A माइनस लॉग B, और लॉग B के जगह कितना है? 10। तो अब मेरे प्यारे मित्र बताइए, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये माइनस पहले से इंतजार कर रहा है, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और कितना निकल गया? POH का वैल्यू, हम लोग को POH का वैल्यू निकल गया +1। अब हम लोग ये भी जानते हैं PH प्लस POH इक्वल टू होता है PKW, और PKW का वैल्यू कितना होता है? 14। POH का वैल्यू कितना निकल गया? 1। हमको निकालना है PH का वैल्यू, तो घटा दीजिए उधर ले जा करके, यानी 14 माइनस 1, तो PH वैल्यू निकल गया हम लोग का 13। क्या निकल गया? 13। तो 13 कहाँ मिला? जहां 13 होगा वहीं होगा आंसर, यानी ऑप्शन चला जाएगा हम लोग का ए के साथ। किसके साथ आंसर चला गया? ए के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा है।
क्या बता रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी से बन क्या रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट भी बनेगा, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल आवे उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। तो जब हम लोग इसका केसी का वैल्यू जब लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपवर्ड लिखते हैं और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। तो इसका वैल्यू बताइएगा, रिएक्टेंट मेरा कौन है, ये, और प्रोडक्ट मेरा कौन है, ए। तो प्रोडक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट मेरा कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट को लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ ये, कंसंट्रेशन ऑफ ये इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये कहां ऑप्शन मैच किया, जहां ऑप्शन ये मैच किया होगा वही आंसर सही होगा। बताइए, सी इंटू डी, सी इंटू डी, ए इंटू बी, अन्य आंसर मैच कर गया मेरा 2 के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें तो क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच स्पीसीज, ये बताइए है क्या। तो आप लोग को लेविस एसिड पता होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। तो बताइए, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगल है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लेविस बेस। लेविस एसिड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे ऑल मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नन मेटल में कौन कौन याद रखना है एग्जाम के थ्रू, CO2, SO2, NO2, ये सब को याद रखना है। ये सब जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। छोटी सी बातें हैं, याद रखिएगा ये सबको। उसके बाद और कुछ होते हैं लेकिन इतना याद रखना है, और कुछ याद रखना है तो FeCl3, AlCl3, BeF3, ये सबको याद रखना है। ये सब भी क्या है, BeCl2, CuCl2, ये सब भी सब क्या है, सब के सब लेविस एसिड हैं, सब के सब लेविस एसिड हैं। उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, FeCl3, AlCl3 और CuCl2, ये 3 ठो याद रखना है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे जितने भी मेटल हैं वो मेटल क्या पसंद करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में फिर 2, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, यानी मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, और बच जाएगा क्या इसके पास 2,8। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। 23 नंबर बोल रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये नहीं। तो बताइए, आपस में जुड़ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, टूट जाना डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप लोग कह सकते हैं। मैट्रिक में पढ़े थे उसी को संयोजन, विखंडन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो यहां भी रिएक्शन लिखा हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देख लीजिए, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में क्या हो रहा है, दोनों जुड़ रहा है, जुड़ करके आपस में एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है, इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं,
इसमें एक चूज करना, इन दिस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन या तो किसका रिडक्शन हुआ है, कौन सी बातें एक सही है। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। चलिए, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जो खुद से घटता है और दूसरे को बढ़ाने में मदद करता है। खुद से घटे और दूसरे को बढ़ाने में, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने में मदद करे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा उसको रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां बताइएगा, एक ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। एक हाइड्रोजन यदि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है कितना होता है? उसका +1। और किसका? बस इतना ही से निकल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। चलिए जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे? X। एक ऑक्सीजन क्या क्या होता है? -2 है, कितना पीस? 2 पीस। न्यूट्रल कंपाउंड है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। X इक्वल टू कितना निकल गया? -4 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू निकल गया +4। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +4 निकल गया। कितना निकल गया? +4 निकल गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो हमको निकालना है किसका? नाइट्रोजन का। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, एक ही पीस है। नाइट्रोजन का निकालना है, उसको X मानेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली? एक ऑक्सीजन का -2 है, कितना पीस? 3 पीस। न्यूट्रल कंपाउंड इक्वल टू 0, +1 X 3 दूना -6 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या बच जाएगा? -5। उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? +5। यानी क्या मिल गया हमको ऑक्सीडेशन नंबर? हमको मिल गया +5। कितना मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर? +5। यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? देखिएगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 है, कितना पीस? 2 पीस। सल्फर का निकालना है, उसको X मानेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है -2। कितना होता है? -2 है, कितना पीस? 4 पीस। न्यूट्रल कंपाउंड इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिएगा तो +2 + X 4 दूना -8 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू क्या मिल गया? -6। उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया? +6। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया? +6। इसका ऑक्सीजन का बताइएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑक्सीजन का क्या होगा? तो एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो -4 हो गया। तो बताइए इक्वल के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ? यहां से सल्फर यहां गया और नाइट्रोजन यहां से यहां आया। नहीं, थोड़ा सा इसको अलग पेन से कर देते हैं। बताइए, यहां से जो है मेरा नाइट्रोजन यहां आया और सल्फर मेरा यहां से यहां आया, तो 4 से कहां तक चला गया? 6 तक। 2 इंक्रीज किया, और 2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और 5 से कहां तक चला गया? 4 तक, मतलब घट गया। कितना घट गया? -1 घट गया। और -1 घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो चलिए हम यहां पढ़ करके देखते हैं कौन ऑप्शन मैच करता है इसको। तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? खुद से घट रहा हो, दूसरे को बढ़ाने में मदद कर रहा हो। तो बताइए ये +4 से कहां चला गया? +6। खुद बढ़ रहा है, खुद ये बढ़ रहा है और इसको घटाने में मदद कर रहा है। +4 से कहां भेज दिया? +4। तो ये कहलाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद से बढ़ रहा है और दूसरे को बढ़ाने में क्या कर रहा है? घटाने में मदद कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग को पता चल गया कि HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो खुद से घटे और दूसरे को बढ़ाने में मदद करे। जैसे +5 से +4 जा रहा है और ये +4 से कहां चला गया? +6, तो ये घट रहा है और इसको बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद बढ़ रहा है और दूसरे को घटाने में मदद कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग को पता चल गया ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोल रहा है HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात, पहली बात में हम लोग को पकड़ा गया है। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है? SO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलत बात, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बोथ आर देम? क्या बोथ आर सेम? बोथ आर सेम लिखनी चाहिए था। क्या दोनों सेम है? नहीं, गलत बात, ये भी गलत बात है। डी नंबर, नन ऑफ दीज। तो आंसर हम लोग का चला गया ए नंबर के साथ। उसके बाद प्रोटियम इज, प्रोटियम क्या है? देखिए, ये जैसे है हाइड्रोजन से, वैसे भी सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि ये ग्रुप 1 में आता है। आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, जिसका एक का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन का दूसरा एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। तो आइसोटॉप किसे कहते हैं? आइसोटॉप किसे कहते हैं? बोल सर, ऐसा एलिमेंट जो एलिमेंट सेम रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास आपस में क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। तो हाइड्रोजन का कितने आइसोटॉप होते हैं? 3 आइसोटॉप। कौन कौन? हाइड्रोजन का जब एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक 1 रहे तो उसे हाइड्रोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम कहते हैं। और एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1, तो इसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। और एटॉमिक मास 3 रहे और एटॉमिक नंबर 1 रहे तो उसको हम लोग ट्रेटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेटियम कहते हैं। तो हाइड्रोनियम बताइए क्या बता रहा है? प्रोटियम इजिए, यानी एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1। आंसर चला जाएगा ए नंबर के साथ में चला जाएगा। किसके साथ? ए नंबर के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कौन है? 26 नंबर। इन द रिएक्शन, बताइए ये रिएक्शन में एक्स यहां क्या है? एक्स यहां क्या है? एक्स इक्वल टू क्या है? यहां एक्स इक्वल टू पूछा हुआ है, तो चलिए रिएक्शन कराते हैं हम लोग। लेड सल्फाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेड सल्फाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑल मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और सल्फाइड के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे लेड सल्फाइड H2O2 ये पेरोक्साइड है, ये पर ऑक्साइड कंपाउंड है, ये टूट जाता है H2O में। हमेशा H2O2 किस में टूटता है? H2O में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? H2O में। तो इसका ऑक्सीजन जो मिला वो क्या करता है? ये बनाता है लेड सल्फाइड। क्या बनाता है? लेड सल्फाइड। आंसर किसके साथ चला जाएगा? PbSO4 के साथ। और वाटर क्या हो जाएगा? वहां से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत इजी है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है ये ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 P ब्लॉक 11 का, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो ये 27 नंबर रिएक्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है। उसके बाद और कौन नहीं पढ़ना है? लिथियम, ये भी नहीं पढ़ना है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 ये भी पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रुप 13 के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है? ग्रुप 13 बाल गंगा इंडियन तिलक यानी बोरॉन।
तो ये भले पढ़ना नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ग्रुप थे, ये तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, ये भी नहीं पढ़ना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो नहीं पढ़ना, ये ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 का है। लेकिन हम लोग ऑक्साइड जो है, हम लोग ऑक्साइड पढ़ लेते हैं तीसरा चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। तो CO क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखिएगा सिर्फ उसको, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अच्छा, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्या है? एक बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइएगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। सो उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बता दीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेंजीन का, यहां वाट लगल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आयुपेक ग्रुप ऑफ अल्कोहल, सफिक्स पूछा हुआ है। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? वो एल होता है। क्या होता है? वो एल होता है। कीटोन का क्या होता है? वो एन होता है। कीटोन का क्या होता है? वो NE होता है। अल्डिहाइड का क्या होता है? अल्डिहाइड का ये एल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? वोइक एसिड होता है। बोल सर सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है? ऐसा सफिक्स जो किसी के अंत में लग करके उसके प्रॉपर्टीज को अलग कर दे, उसके गुणों को अलग कर दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सफिक्स कहते हैं। तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? OL होता है। उसके बाद आयुपेक नेम, इसका पूछा हुआ है CH3 CH2 ये क्या है? ये क्या है? देखिए ये नॉर्मल वैसे ही इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। नॉर्मल पेंटेन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, वहां N होना चाहिए था, काहे कि 3 कार्बन से आइसोमर स्टार्ट हो जाता है और जहां से आइसोमर स्टार्ट होता है वहां हम लोग नॉर्मल, आइसो, नियो तीनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहां N नहीं लिखा है और N नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, सो सही है। ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। आंसर क्या इसके साथ चला जाएगा? नॉर्मल पेंटेन के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, न्यूक्लियोफाइल इज, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वैसे सबस्टांस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहे या तो इलेक्ट्रॉन हेटर ग्रुप रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग किसे डिनोटेट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU स्मॉल और इस पर नेगेटिव साइन देते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रहे? नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर। तो चेक कर लीजिए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वही क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगला क्वेश्चन आपका आयुपेक नेम पूछा हुआ है। तो आयुपेक नेम इसका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? लंबा कार्बन का मेन चेन लेंगे। लंबा कार्बन का मेन चेन ले लिए, दूसरा नंबर रूल में ब्रांच पहचानेंगे। तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। क्या होता है? मिथाइल। पोजीशन उधर से दिया जाता है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो किधर से नजदीक है? इधर से नजदीक था मेन फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन दे दिए। उसके बाद फार्मूला लिखते हैं आयुपेक नेम इक्वल टू ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच, ब्रांच कहां पर है? कार्बन नंबर 2 पर, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितना कार्बन है मेन चेन में? 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं रूट वर्ड में। सबके भी सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। और सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का होता है वो L। कहां पर है? 2 नंबर पे, तो हम पोजीशन दे करके लिखेंगे 2 ऑल। सेकेंडरी सफिक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो से, इसलिए ई को हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन सा लेटर से स्टार्ट होने से प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को एलिमिनेट करते हैं?
तो याद रखिएगा ए ई आई ओ एंड वाई, ये सब से यदि स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और इसको जोड़ करके हम लोग लिखेंगे टू मिथाइल 4 कार्बन ब्यूट, सब एक वर्ड में लिखने हैं, ब्यूट एन टू ऑल। ये जहां मैच किया होगा आंसर वहीं के साथ भेज दीजिए। कहां मैच किया, टू मिथाइल ब्यूट 1 ऑल, यानी आंसर नंबर बी के साथ मैच कर गया। ब्यूट 1 एल नहीं, 2 ऑल इसके साथ, पहले के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग के साथ, अगला क्वेश्चन है सोडियम सॉल्ट विच एसिड विच नीड टू प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। तो आप लोग को डी कार्बोक्सिलेशन याद होगा। डी कार्बोक्सिलेशन देखिए, प्रोपेनोइक एसिड, कौन एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से हाइड्रोजन इसका रिलीज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे ही इसमें हम लोग सोडा लाइम डालेंगे यानी कैल्शियम ऑक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये इस तरह से बाहर हो जाता है। यानी बाहर क्या हो गया, Na, एक Na और एक Na, कितना Na, 2 Na, Na2 और एक कार्बन एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर हो गया। अब बच गया क्या, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन धीरे से जा करके यहां बैठ जाएगा और इसको बना देगा CH3। तो इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, पूछा गया है कि सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए कितने कार्बन, यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बनाने के लिए कितने कार्बन की जरूरत पड़ता है। तो देख लीजिए 3 कार्बन जब हम लोग यूज किए, 3 कार्बन, तो हमको मिला फाइनल प्रोडक्ट कितना, 2 कार्बन। तो कितना कार्बन इस्तेमाल करने चाहिए कि 3 कार्बन हम लोग को मिले, तो 4 कार्बन इस्तेमाल करेंगे, और 4 कार्बन इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को 3 कार्बन स्वाभाविक है मिल जाएगा। तो 4 कार्बन यानी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 4 कार्बन। समझ में आया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि यदि इसमें हम सोडा लाइम डालें, इस बेचारा का नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको हम लोग डालते हैं तो यहां से क्या बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग पता कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या, विच इज सोर्स ऑफ, ये वाला सब नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, यानी यहां हम लोग का हो गया चैप्टर समाप्त। ये रहा आप लोग का आंसर सीट, आप लोग मैच करा लीजिएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा। बंद करें।